हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज की वीडियो में कुछ नई चीज़ों पे बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें उसको आप लोगों ने गौर से सुनने और मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आई तो दो दफ़ा देखें ये वीडियो कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो मेरे जहन में मैं समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो इनमें ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो मेन चीज़ें कि जिन लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उस पे बात करेंगे, और जिन लोगों को अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला बल्कि कोशिश कर रहे हैं वो कब तक कोशिश करें, मतलब किस टाइम तक वो ईमेल करते रहे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम किस टाइम तक ईमेल करते रहे, तो उस पर बात करूँगा। और मतलब कौन से डेट तक आप ईमेल करते रहे और उसकी और एप्लीकेशन कुछ जो यूनिवर्सिटी उसकी एप्लीकेशन फ़ी है उसके बारे में हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है, तकरीबन 48-46 यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है। और लास्ट पे हम इस पे बात करें कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारा तो जॉब चल रहा है, अब हम क्या करें कि जॉब करें या स्कॉलरशिप, दोनों में क्या हम चूज़ करें। तो इस पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जिन लोगों को फर्स्ट पे तक जिन लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो वो इस खुशी में भी ना रहे कि हमें बस एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो हमें स्कॉलरशिप मिल गया। ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर का ये मतलब नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिल गया। मैंने खुद भी देखे हैं जिनके पास तकरीबन तीन चार एक्सेप्टेंस लेटर थे, उसको वो रिजेक्ट हो गए। एक स्टूडेंट जिसके पास 7-8 एक्सेप्टेंस लेटर थे वो भी रिजेक्ट हो चुका है। और ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं था और उसका स्कॉलरशिप हुआ है, अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट एक्सेप्टेंस, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे करता है ना। जब मैंने पहले भी एक स्टोरी बताई थी कि कुछ प्रोफेसर होते हैं कि वो किसी स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। कोई हाई लेवल प्रोफेसर होते हैं, रैंक ज़्यादा होते हैं, तो वो कहते हैं कि जो फिर यूनिवर्सिटी वाले जब स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं फिर वो उस टीचर के स्टूडेंट को देते हैं कि देखते हैं कि उसने किन स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दिए हुए हैं, तो फिर वो उन स्टूडेंट को ज़्यादा रेफ़र करते हैं। तो इस वजह से कुछ एक्सेप्टेंस लेटर बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र ज़रूर देते हैं। एक सुपरवाइज़र के बगैर नहीं होता, आप लोगों को एक सुपरवाइज़र ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो रिसर्च पे, जो मतलब जो कोर्स वर्क हैं वो आसान है, इजी है, गपशप है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। बस वो फेल नहीं करते, बस कुछ टीचर एग्ज़ाम भी नहीं लेते, बस असाइनमेंट दे देते हैं कि वो हल करो, इस पे मार्क दे देते हैं। तो उसका जो मेन फोकस होता है वो रिसर्च पे होता है। तो इसलिए वो जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे करता है ना। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हैं तो कोशिश करें, अगर नहीं है तो फिर भी कोशिश करें कि मिल जाए। अगर हैं तो ये भी नहीं है कि उसका 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये भी नहीं है कि आप रिजेक्ट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि कुछ प्रोफेसर कहते हैं कि ये स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया हूँ, उसको आप लोगों ने ज़रूर एक्सेप्टेंस मतलब स्कॉलरशिप देना है, तो सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे कहते हैं कि जब सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाते हैं तो फिर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, सीट्स कम होते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा रेफ़र करते हैं जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो। तो आप लोगों के पास टाइम है, कोशिश करें। और इनमें एक और मेन जो बात है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो रिजेक्शन होती है वो किस बेस पे होती है। जो मतलब यहाँ पे सीट्स होते हैं 20, 50, 100 या 150, इस तरह सीट्स होती है ना। और लेकिन जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं 1000, 2000, हज़ारों लोग अप्लाई कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, किस तरह किस बेस पे, जब उसको फाइनली मतलब कुछ एक यूनिवर्सिटी है उसमें फाइनली तकरीबन उन्होंने जो स्टूडेंट फाइनल किए 100 स्टूडेंट उन्होंने फाइनल किए, उसके पास 100 स्टूडेंट उन्होंने फाइनल किए और उसके पास जो सीट्स हैं वो 50 हैं। तो क्या करते हैं, फिर वो दोबारा बैठ जाते हैं और डॉक्यूमेंट जिस किस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सी कमी हो तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ को आप कंप्लीट करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, कोशिश करें कि डिग्री अगर नहीं मिली तो डिग्री ले ले,
कि आपकी कोई कमी ना हो। एक रिकमेंडेड मतलब वो स्टडी प्लान है, उन्होंने 800 वर्ड्स मांगा है, तो उन्होंने मिनिमम 800 वर्ड्स मांगा है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा वर्ड्स का रिकमेंडेड लेटर हो, आप लोग एक स्टडी प्लान हो कि ज़्यादा वर्ड्स का स्टडी प्लान हो, अच्छा सा हो और हर चीज़ हो, कोई भी कमी ना हो। उन्होंने एसोसिएट या फुल प्रोफेसर के एक्सेप्ट रिकमेंडेड लेटर मांगेंगे, तो आप लोगों ने वही अब चीज़ अपलोड करनी है, एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर। ऐसा ना हो कि आपके डिपार्टमेंट में है और लेकिन आप लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि जो चीज़ उन्होंने डिमांड की हर चीज़ आप लोगों ने अपलोड की, किसी चीज़ में ज़रा भी कमी ना हो। तो वैसे भी कोशिश करें कि हर चीज़ पूरी कंप्लीट हो, क्योंकि लास्ट में फिर आपको ऐसा ना हो कि एक छोटी सी कमी पे आपकी रिजेक्शन हो जाए। तो कोशिश करें अभी से उन चीज़ों को कंप्लीट करें। अगर आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे कॉलेज या डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर नहीं है, तो हम क्या करें, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। फिर आप उसी से जो भी हैं प्रोफेसर हैं, अगर लेक्चरर हैं या असिस्टेंट हैं, तो उसी से रिकमेंडेड लेटर ले लें, तो यही बेहतर है। अगर यूनिवर्सिटी वाले मतलब आपसे पूछे कि हमें एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसको ये रीज़न बताओ कि हमारी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है या फुल प्रोफेसर नहीं है, तो इस वजह फिर वो ओके कर देंगे। तो ये चीज़। और एक और बात कि आप लोगों ने मोबाइल से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, फिर आपको उन डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से स्कैन नहीं करनी चाहिए। उन मोबाइल को सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी वाले के पास जाओ, स्कैनर वाले के पास जाओ, उससे कहो कि मेरे लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर दे। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए स्कैन कर दे, आपने यूएसबी या मोबाइल में डालो, फिर उसको पिक्चर फॉर्म में भी अपने साथ रखो और पीडीएफ फॉर्म में भी। हर डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पीडीएफ फॉर्म भी बनाओ और उसका पिक्चर तो वैसे भी होगा, तो एक फोल्डर बनाओ, उसमें पिक्चर फॉर्म भी रखो और पीडीएफ फॉर्म में भी रख दो। तो आप लोगों ने मोबाइल से नहीं स्कैन, क्योंकि स्कैन अच्छी होनी चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स को मतलब रिव्यूअर को जब आपको डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसको मज़ा आए। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ वर्ड्स नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपने मोबाइल से टेढ़ा मेढ़ा पिक्चर लिया हो, तो ये बड़ा बैड इफेक्ट आता है। तो आप लोग कोशिश करें, आप लोगों के पास टाइम है, इसमें कुछ नहीं लगता, स्कैनर के पास जाओ, कंप्यूटर वाले के पास जाओ कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको थोड़ा स्कैन करा दो, तकरीबन 100 या 50 रुपये ले लेंगे, तो उससे ये करा दो। इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और अपने साथ यूएसबी में रख दो, लैपटॉप में रख दो या मोबाइल में रखो। तो मोबाइल कैमरा मुझे पता है कि मोबाइल के कैमरा कितना अच्छा आता है, तो इससे जो अपना स्कैनर के पास जाओ, इजीली 5 मिनट भी नहीं लगते और उसके साथ इस तरह आप स्कैन कर दो। एक और बात कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जो ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है कि हम वहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप जाते हैं, ईमेल करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेसर आ जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमें किसको ईमेल करनी, आप लोगों ने सबको ईमेल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोफाइल होते हैं कि वो ओल्ड होते हैं, अभी पहले वो असिस्टेंट था, अभी वो एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पे रैंक पे चला गया होता है ना, तो वो स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरे जो प्रोफेसर था वो प्रोफाइल में उसका लेक्चरर लगा था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने उसकी ईमेल किया था, मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर मिला था वो एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे जब मैं पूछा तो वो एसोसिएट प्रोफेसर है, लेकिन प्रोफाइल पे जो उसका लिखा था वो लेक्चरर था। तो इस तरह आपने सबको ईमेल करने हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट हैं, एसोसिएट हैं या लेक्चरर हैं, सबको ईमेल किया करो। अगर ऐसा हो कि उन्होंने मतलब डिवाइड किया हो कि ये पीएचडी वाले स्टूडेंट टीचर हैं, ये मास्टर की स्टूडेंट, मतलब ये पीएचडी के स्टूडेंट सुपरवाइज करते हैं या ये मास्टर है, तो इस तरह आप लोगों ने अगर ऐसा दिया हुआ है, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ मास्टर वालों की ईमेल किया करो, पीएचडी वाले की न किया करो, अगर इस तरह दिया हुआ है। अगर इस तरह नहीं दिया हुआ है मतलब और इस तरह दिया है कि एसोसिएट लेक्चर ऐसा, तो फिर सबको ईमेल किया। अगर इस तरह नहीं दिया है तो और पीएचडी के अलग दिए हैं, मास्टर के अलग दो, फिर अलग से सिर्फ उसको ईमेल करना। अगर मास्टर के लिए करना है तो मास्टर वालों को ईमेल किया करो, अगर पीएचडी के लिए करना ही अप्लाई तो पीएचडी वालों को ईमेल किया करो। तो इस तरह करनी चाहिए। और एक और कोशिश करो कि आप जिस प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हो कि उसका रिसर्च आप लोग के रिसर्च एरिया के साथ सेम हो। ऐसा ना हो कि आपने अपने आप से रिसर्च एरिया डाला हुआ और उसका अपना रिसर्च एरिया, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोफेसर का अपना रिसर्च एरिया होता है। तो कोशिश करें कि आपका रिसर्च एरिया उसकी रिसर्च एरिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा मुश्किल आते हैं कि इस वजह से उन लोगों को रिस्पांस नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो अपने आप से सीवी में रिसर्च एरिया डाल देते हैं। तो इस तरह नहीं करनी चाहिए। रिसर्च एरिया आप जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हो उसका रिसर्च एरिया उठाओ और
अपनी ईमेल में रखो या सीवी में रखो, वही सी उस प्रोफेसर को भेजा करो। हर प्रोफेसर को इस तरह सीवी चेंज किया करो रिसर्च एरिया। तो ऐसा ना हो कि अपने आप से ज़्यादातर ये लोग गलती करते हैं कि अपने आप से रिसर्च एरिया डालते हैं और वही उसको भेज देते हैं, तो उसका रिसर्च एरिया तो ओके दे के आपका डिफरेंट है बिल्कुल, या रिप्लाई भी नहीं देते हैं, तो इस तरह होता है। तो जो रिप्लाई नहीं आता, जो मेन रीज़न है ये होता है कि उसको। और एक और क्वेश्चन कि हमें अभी तक हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, हम कब तक ईमेल करें, कब तक हम ईमेल करते रहे हमें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अगर एक यूनिवर्सिटी की 30 मार्च लास्ट डेट है, तो आप लोगों को 20 मार्च तक ईमेल करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, लास्ट टाइम तक आप लोगों ने कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर का बड़ा रोल है। मैंने पहले भी बताया था, हर टाइम में बताता हूँ, इस पे जोर देता हूँ कि आप लोग ईमेल करते रहो, ईमेल करते हर वीडियो में, कि आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, क्योंकि इससे फिर आपके चांसेस बड़े ब्राइट हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम तक आप कोशिश करते रहो। कुछ मैंने लास्ट ईयर एक बंदे के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लिया था, उन लास्ट टाइम पे तकरीबन 5-6 दिन बाकी थे लास्ट डेट के लिए, डेडलाइन के लिए। मैंने प्रोफेसर को कहा तो उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था। तो इस तरह आप कोशिश करते रहे लास्ट टाइम तक कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर बड़ा रोल पेश करता है। नेक्स्ट पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती हैं। तो इसमें एक और बात मैं बताता चलूँ कि जिन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, उसमें कंपटीशन बड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर लोग फिर हर बंदा इसमें अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करता है। तो आप ऐसा ना हो कि आप को एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है, तो आप कहना चाह रहे हो कि मैंने इसमें अप्लाई नहीं करना है, उसकी एप्लीकेशन फ़ी में नॉन एप्लीकेशन फ़ी की यूनिवर्सिटी में, फिर आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा। अब अगर एक यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, उसकी एप्लीकेशन फ़ी उसको पे करो और ये रिस्क ना लो, क्योंकि जिसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, फिर हर बंदा इसमें अप्लाई कर लेता है कि एप्लीकेशन फ़ी नहीं। हम हर बंदा कोशिश करता है कि बैठ जाता है, फिर जिसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती सब में उसको सब लोग इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो कोशिश करें अगर हाँ, और लोग पूछते रहते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी हम कैसे पे करें। तो इस हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी आप डेबिट कार्ड से भी, पाकिस्तान से भी पे कर सकते हैं। अगर किसी का हो कि वो आपके लिए पे करे, अगर वहाँ से नहीं तो जो मैक्सिमम वो बड़ा मुश्किल होता है, डेबिट कार्ड पे नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटी का पे हो जाता है, लेकिन जो मेन तरीक़ाकार है, जो बंदा चाइना में होता है वो आपके लिए पे करेगा। जो बंदा चाइना में, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो उससे कहो कि आपके लिए एप्लीकेशन, उसको आप PKR में पैसे भेज दो, वो आपके लिए वहाँ पे RMB जो एप्लीकेशन फ़ी है उसमें आपके लिए पे करेगा। अगर कोशिश करो, मैं भी पे कर सकता हूँ अगर आप लोग, लेकिन कोशिश करें कि कोई और बंदा आप लोगों को मिल जाए, कोई आपको जानने वाला हो, कोई फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, तो उससे कहो कि आप मेरे, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, वीचैट पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए क्योंकि आप अगर एतबार ना हो तो आप लोग, अगर आखिरी ऑप्शन मैं होऊंगा, अगर कोई आपको नहीं मिला कोई, तो फिर आप मुझसे कहो, तो फिर मैं आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी पे कर लूँगा। जितनी भी हैं, हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट होती है, किसी की 600 RMB होती है, किसी के 200, किसी के 400 RMB, किसी मैक्सिमम किसी यूनिवर्सिटी की 800 RMB होती। तो डोंगा यूनिवर्सिटी मैंने पे की थी, उसकी 800 RMB थी। मैंने 2 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी की थी, एक डोंगा यूनिवर्सिटी जिसकी 800 RMB, और एक छानगन यूनिवर्सिटी, उसकी तकरीबन 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी थी। मैंने 2 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी, जिस यूनिवर्सिटी में आया हूँ उसको, और दोनों यूनिवर्सिटी में रिजेक्ट हुआ था, उसके एक्सेप्टेंस लेटर भी थे, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं, क्योंकि हम जब अप्लाई कर रहे थे तो फिर इस टाइम पर आप 3 यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। तो इस टाइम पे फिर मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं सेलेक्ट हो गया, इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी, और इसमें मैं सेलेक्ट हो गया हर यूनिवर्सिटी में। तो एक किस्मत है जहाँ पे, लेकिन मुझे जो इंटरेस्टेड फील्ड था, मेरा दिल जो कर रहा था वो यही कर रहा था कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में चला जाऊँ, न्यूक्लियर साइंस में चला जाऊँ, ये मेरा इंटरेस्टेड फील्ड था और दिल कर रहा था। लेकिन वहाँ पे पैसे पे किए थे, फिर क्या करता, लेकिन जो मेरा दिल था, अल्लाह वही करता है जो उसके लिए बेहतर होता है। तो अच्छा है, वो फील्ड भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, कि एक मटेरियल था, कुछ और था, और एक और फील्ड था, अब भूल गया हूँ। लेकिन जो मेन ये इसमें जो इस तरह किस्मत है, आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे के व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो फिर मैं आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी पे कर लूँगा। और लास्ट में
कुछ लोग कहते हैं कि जॉब हमारा जॉब चल रहा है तो हमें जॉब करनी चाहिए या स्कॉलरशिप पे जाना चाहिए। तो ये आप लोगों ने फ़ैसला करना, मैं आप लोगों के सामने ये रख दूँगा, फिर आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों ने जॉब करना है या स्कॉलरशिप पे जाना है। क्योंकि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है, अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे जो पीएचडी की रिक्वायरमेंट है 2 रिसर्च पेपर है। तो रिसर्च पेपर इतना आसान नहीं है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, लेकिन हार्ड वर्किंग चाहिए होता है, हार्ड वर्किंग। हम पाकिस्तानी निकम्मे लोग हैं, बस सोते रहते हैं, तो हमें तो पता है कि हम कितने हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो 2 रिसर्च पेपर है, लेकिन हार्ड वर्किंग चाहिए। लेकिन मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो मेहनत करनी होगी 2 रिसर्च पेपर, क्योंकि पीएचडी की जो रिक्वायरमेंट हो 2 रिसर्च पेपर, तो आप खुद पे फैसला करें कि आप रिसर्च पेपर निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च हैं तो उसको आप लोगों ने टाइम देना होगा, तो आप ये खुद डिसाइड करें। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, इतना स्ट्रगल कर सकते हैं और यहाँ पे आके पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मेहनत, फिर आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे या बाल ख़त्म हो जाएंगे या सफ़ेद हो जाएंगे। इनमें 2 में से एक तो होना ज़रूर है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और रिसर्च करते हैं तो इतनी हार्ड वर्किंग, तो या तो आपके बाल सफ़ेद होंगे या निकलेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने फिर डिसाइड करना है कि मैंने जॉब करनी, या अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी कि फिर ये कोशिश करें कि आप पहले भी बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करें और कोई कमी ना हो। तो यही बातें थी इसमें कि आप लोगों के साथ शेयर करते रहूं, और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो एनी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात थी कि कुछ लोग पूछना चाह रहे थे, एक और क्वेश्चन जहन में आया कि यहाँ पे जब चाइना में आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है और यहाँ पे चाइना आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप चाइना मतलब डोमेट्री जो हॉस्टल होते हैं उसमें रहना अच्छा है या बाहर शिफ्ट होना अच्छा है। तो इसमें मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा ब्रीफली में लिटरली आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कौन सा अच्छा है। क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि बाहर अपार्टमेंट में रहना अच्छा है या यूनिवर्सिटी के डोम में। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बताऊं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे, हमें तो अभी सिंगल रूम मिला है। हम जो ओल्ड स्टूडेंट हैं 2022 के, हमें सिंगल रूम है। हमारे रूम में एक बंदा है। अभी जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उसको हर रूम में 2-2 बंदे रख इसी तरह रूम है, लेकिन इसमें 2-2 बंदे रखते हैं। लेकिन हमें जो 2022 बैच हैं, तो हमें सिंगल रूम मिला है। तो उन्होंने हमें कहा कि जो पुराने स्टूडेंट है वो वैसे अकेले रहेंगे, एक एक बंदा रहेगा, और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उसको डबल रूम मिलेगा, डबल बेड वाला रूम मिलेगा, मतलब 2 बंदे होंगे इसमें। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे आके फिर वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। बाहर यहाँ पे आपको तकरीबन 700 एकोमोडेशन की पैसे मिलते हैं। तो 3000 तो वैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन एकोमोडेशन तो ऐसे यूनिवर्सिटी वाले काटते हैं 800 वाले भी। अब पीएचडी के 1000 मिलते हैं स्कॉलरशिप के साथ। तो फिर अगर आप बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले आपको अलाउ करते हैं, ऐसे नहीं कि यूनिवर्सिटी वाले आपको अलाउ, मैक्सिमम हर यूनिवर्सिटी अलाउ करते हैं स्टूडेंट को। अगर वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर आपने यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मैं बाहर शिफ्ट हूँ। फिर बाहर पे अपार्टमेंट, जो ये यूनिवर्सिटी पे सिटी वाइज डिपेंड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में अपार्टमेंट महंगे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 2 रूम का अपार्टमेंट मिल रहा है, इतना अच्छा होता है। तकरीबन 1000, 1200, 1300, मैक्सिमम 1500, 1600, 2000 का तो इतना बड़ा होता है। फिर इसमें 2-3 रूम होते हैं, हॉल भी होता है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे दोस्त हैं क्लास फेलो, वो बाहर रह रहे हैं, और 2 रूम का उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ है 1000 युआन में। तो आपस में 500 युआन में वो उसको पे करते हैं। और तकरीबन यहाँ पे आप लोगों को तो तकरीबन जब आप बाहर शिफ्ट हो रहे हैं तो आप लोगों को जो 700 युआन जो एकोमोडेशन है वो उसको आपको वापस कर देंगे। तो आप वही पैसों में आप बाहर
अगर आप यहाँ पे आप लोगों से 700 ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप 1000 पे 2 बंदे 1000 पे ले लेते हैं, तो 500 पे आप अगर एक 500 पे आप बाहर रह सकते हैं, तो 200 युआन आप लोगों के लिए बचत होगी। तो इस पे आप अपना खाना और रहन बचत होगी, इसमें आप खर्च कर सकते हैं 200 युआन। तो यही सूरत हाल है। मैक्सिमम लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर अपार्टमेंट ले रहे हैं, 1000-1100 में उन लोगों को मिल रहे हैं। तो इस तरह फिर बाहर भी अब बाहर का अपना मज़ा है, अंदर का अपना। बाहर बाहर पे कोई आपको कोई रूल नहीं, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं। यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी के अंदर 11:30 बजे आप लोगों ने अंदर आना होता है, फिर बाहर नहीं जा सकते। तो बाहर तो अपनी मर्ज़ी होती है, जहाँ पे आप लोग जा सकते हो। तो इस तरह यही सूरत है, जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि बाहर अच्छा है या अंदर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।